लेकिन आज अपने विश्लेषण की शुरुआत इन दो तस्वीरों से हम करना चाहते हैं जिनमें आपको वक्फ के मुद्दे पर हमारा देश ब्लैक और व्हाइट में नजर आएगा। एक तरफ भारत के वो मुसलमान हैं जो संसद में वक्फ बिल के पास होने पर जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उन मुसलमानों की है जिन्होंने नए वक्फ कानून को मुसलमानों के साथ ज्यादती बताया है। यानी एक तरफ विरोध है और दूसरी तरफ आपको जश्न दिखाई देगा, और ये सब एक ही देश में हो रहा है, एक ही कानून को लेकर हो रहा है। आप सोचिए, वक्फ कानून को लेकर मुसलमान जश्न भी मना रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में इस नए वक्फ कानून के खिलाफ जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत के सभी आम मुसलमानों ने इस कानून का विरोध ही किया है। विपक्षी दलों ने तो यह कहा था कि अगर यह बिल संसद से पास हुआ तो भारत का मुस्लिम समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और देश भर में इसके खिलाफ पहले दिन से ही आंदोलन शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल देर रात राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद भी देश में बड़े स्तर पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, और इससे यह पता चलता है कि जिस तरह से विपक्ष के नेता इस बिल को देख रहे थे उससे शायद भारत के सभी आम मुसलमान सहमत नहीं हैं। और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, जहां दिल्ली, अलीगढ़, भोपाल और मुंबई जैसे शहरों में इसी देश के मुसलमानों ने इस बिल के पास होने का जश्न मनाया है। तो जश्न की तस्वीरें आप देख लीजिए। यह पहली बार है जब मोदी सरकार ने किसी बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा कराने के बाद इसे संसद में पास कराया है, और यह बिल भी आधी रात को पास हुआ। लोकसभा में वक्फ बिल देर रात 2 बजे पास हुआ और राज्यसभा में देर रात 2:33 पर पास हुआ। सरकार के लिए इसमें चिंता की बात भी है, और वो चिंता की बात है विपक्ष की जबरदस्त एकता। इस एकता को मोदी सरकार तोड़ नहीं पाई। लोकसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े, और राज्यसभा में इसके पक्ष में 127 वोट पड़े और विरोध में 95 वोट पड़े। कहने को आपको यह कैलकुलेशन बड़ी सिंपल लग रही होगी, लेकिन इससे यह पता चलता है कि वोटिंग के दौरान विपक्षी पार्टियों का एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ, बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के 7 वोट और बढ़ गए। विपक्ष की संख्या 88 थी, लेकिन वोट पड़े 95। अब तक ऐसे मौकों पर वोटिंग के दौरान सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखर जाता था, उसकी वोट बिखर जाती थी, लेकिन पहली बार सरकार की तरह विपक्ष का भी एक एक सांसद आधी रात तक इस बिल के खिलाफ वोट डालने के लिए संसद में बैठा रहा। और हमें लगता है कि इससे देश के आम मुसलमानों को भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और शायद चुनाव में इससे विपक्ष के मुस्लिम वोट और भी बढ़ेंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है, विपक्ष चाहता था मुस्लिम तुष्टीकरण हो, और उन्होंने देश के मुसलमानों को यह पूरा संदेश दे दिया कि चुनाव में इससे उन्हें फायदा हो। इस नए कानून के लागू होने के बाद जो सबसे पहला बदलाव आपको दिखाई देगा वो ये है कि देश भर में वक्फ की ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो सरकारी जमीनों पर हैं और जिनके कागजात नहीं हैं। इसलिए अब कागज दिखाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है, और राजस्व विभाग ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जो 1,24,000 संपत्तियां और जमीनें हैं, उनमें से सिर्फ 2,500 जमीनों के ही कागजात हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास जो 7,785 जमीनें हैं, उनमें से भी सिर्फ 430 जमीनों के ही कागज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 98% जमीनें अब खतरे में आ सकती हैं, और ये जमीनें अभी बिना किसी कागजात के, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं। हालांकि यहां केंद्र सरकार की बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसने संसद में बहस के दौरान यह कहा कि पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तान की जमीनों में सरकार का कोई दखल नहीं होगा। अब हम आपको
भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट की वो लपटें दिखाएंगे जिनमें 28 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। किसी भी वीर सैनिक की यह ख्वाहिश होती है कि वो देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो और सैकड़ों दुश्मनों को मारकर ही मरे, लेकिन इस घटना ने इस शहीद की ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। आज जब उनका पार्थिव शरीर हरियाणा के रेवाड़ी में उनके गांव पहुंचा, तब वहां सब लोग भावुक थे और गांव का बच्चा बच्चा उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ चल रहा था। शहीद सिद्धार्थ यादव सिर्फ 28 साल के थे। 2 हफ्ते पहले ही उनकी सगाई हुई थी और किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ इस तरह की दुर्घटना होगी जिसमें उनकी जान चली जाएगी। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक नाइट ट्रेनिंग मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी, लेकिन इसके बाद उड़ान के ही दौरान जैगुआर फाइटर जेट में कोई खराबी हुई और यह फाइटर जेट क्रैश हो गया। अब तक भारत में जब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती थीं तो उनके लिए पुरानी पीढ़ी के मिग लड़ाकू विमानों को दोषी माना जाता था, क्योंकि ज्यादातर जो प्लेन क्रैश होते थे वो मिग सीरीज के ही प्लेन थे और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए इन लड़ाकू विमानों को फ्लाइंग कॉफिन का नाम तक दे दिया गया था, जिसका मतलब होता है कि ये हवा में उड़ते हुए ताबूत हैं। कहा जाता था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये प्लेन इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं कि अब ये उड़ने लायक नहीं है, इसलिए इनमें बार बार कोई ना कोई खराबी आ जाती है, इनकी मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इन हवाई जहाज़ों को, इन प्लेन्स को दोष दे दिया जाता था। ये प्लेन्स रशिया में बने थे। फिर कहा गया कि अब हमें नए प्लेन्स खरीदने चाहिए। फिर नए प्लेन खरीदे भी गए, लेकिन अब बड़ा बदलाव जो आप देख रहे हैं वो ये है कि अब हमारे देश में सुखोई, जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे नई पीढ़ी के फाइटर जेट भी क्रैश हो रहे हैं। यानी ये क्रैश बंद नहीं हो रहे, दुर्घटनाएं बंद नहीं हो रही, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे लड़ाकू विमानों की कोई टेक्नोलॉजी है, कि ये लड़ाकू विमान में कोई खराबी है, या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। अब हम आपको भारत के स्टार्टअप्स पर चल रहे एक नए विवाद के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम भारत के स्टार्टअप्स की तुलना चीन के स्टार्टअप्स से करें तो चीन के स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं और भारत के स्टार्टअप्स आज भी आलू के चिप्स बना रहे हैं। और वो दिन कब आएगा जब भारत के स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ईवीज पर भी काम करेंगे। आजकल आप हमारे देश में स्टार्टअप्स का बड़ा शोर सुनते होंगे। सरकार का सारा जोर स्टार्टअप्स पर है। स्टार्टअप्स बहुत फैशन में हैं और बड़ी संख्या में हमारे देश में स्टार्टअप कंपनीज बन भी रही हैं। लेकिन ये स्टार्टअप कंपनियां कर क्या रही हैं, इनका योगदान क्या है? ये सारा विवाद भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के उस बयान से शुरू हुआ जो उन्होंने स्टार्टअप्स महाकुंभ नाम के एक कार्यक्रम में दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि जो कुछ भारत के स्टार्टअप्स ने अभी तक किया है वो काफी नहीं है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? पीयूष गोयल ने 4 बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, क्या भारत के लोग सिर्फ कम तनख्वाह पाने वाले, कम वेतन पाने वाले डिलीवरी बॉयज या गर्ल्स बनकर ही रह जाएंगे? Chinese government announced many years ago they're going to spend $150 billion on AI by 2022 or 2023, and they invested. They've been pouring money into the EV area for the last 15 years. BYD has got huge amount of subsidies. They've been pouring money into R&D. What has government of India done?
Have they spent enough money on EVs? Have they spent enough money on R&D? What is the point of just abusing all these young people and making them feel bad, whereas they have struggled in this country for long with a lack of capital? India venture capital and startups only got $160 billion from 2014 to 2024, out of which maybe 70-80% is foreign money. China invested $840 or $860 billion. America $2.32 trillion. Where's the money? स्टार्टअप्स के आंकड़े अगर देखें तो आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 9 साल पहले जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तब भारत में मात्र 500 स्टार्टअप काम कर रहे थे और इनकी संख्या अब 1,59,000 से ज्यादा हो चुकी है। इन स्टार्टअप से 16,67,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन हमारे ही देश में 90% स्टार्टअप्स शुरुआती 5 साल में बंद भी हो जाते हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन भारत की बड़ी समस्या यह है कि यहां करोड़ों की संख्या में ऐसे युवा हैं जिनके पास बेसिक शिक्षा तो है, लेकिन ना तो कोई स्किल है और ना ही उनके पास रोजगार है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने और भारत के स्टार्टअप्स ने इन बेरोजगारों को ही भारत की असली ताकत समझ लिया है और उन्हें यह लगा कि ऐसा बिजनेस आइडिया लाया जाए बाजार में जिससे बहुत सस्ते दामों पर इन बेरोजगार युवाओं को डिलीवरी बॉयज बना दिया जाए, ड्राइवर्स बना दिया जाए या फिर इनसे कॉल सेंटर्स में काम करवाया जा सके। और इतना चीप लेबर दुनिया के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा, जहां युवा जो है उसकी बेसिक एजुकेशन है उसके पास, लेकिन स्किल सेट ना होने की वजह से, काबिलियत इतनी ना होने की वजह से वो बहुत सस्ते दाम पर कुछ भी मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे देश में उन युवाओं में 18% बेरोजगारी है जिन्होंने सिर्फ स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। ग्रेजुएट युवाओं में 29% बेरोजगार हैं, जबकि ऐसे लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनमें बेरोजगारी दर मात्र 2.4% है। इससे आपको क्या पता चलता है? जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। जो स्कूल तक पढ़े हैं उनमें उससे दूसरे नंबर पर बेरोजगारी दर है और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनमें सबसे कम बेरोजगारी दर है। यानी पढ़े लिखे लोगों में हमारे देश में ज्यादा बेरोजगारी है। लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती और यही कारण है कि फूड डिलीवरी एप्स पर काम करने वाले 7 से 10 लाख लोगों में से 1/3 लोग ग्रेजुएट्स हैं। ये वो ग्रेजुएट्स हैं जो डिलीवरी बॉयज बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बावजूद इसके कि वो ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक तो नौकरी नहीं है और दूसरी बात यह है कि कोई स्किल सेट भी नहीं है। इसलिए कभी उन्हें डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है, कभी वो गाड़ी चलाने लगते हैं, कभी कोई और छोटा मोटा काम करने लगते हैं और या फिर किसी को अगर अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है तो वो कॉल सेंटर में नौकरी करने लगता है। और ये जो डिलीवरी बॉयज हैं ये तो महीने में 20,000 रुपए से भी कम कमा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब ये क्या फैसला था? यह फैसला पिछले साल आया था जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों को रद्द करने के आदेश दिए थे। ये वही भर्तियां हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में वर्ष 2016 में हुई थी। अब देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को रिश्वत या सिफारिश के आधार पर नौकरी मिली उन्हें अपनी पिछले 9 साल की तनख्वाहें अब वापस करनी पड़ेंगी, जबकि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ धांधली के सबूत नहीं मिले हैं वो नई भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें अपनी पिछले 9 साल की तनख्वाहें नहीं लौटानी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि वो मानवीय आधार पर अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि ये मानवीय संवेदनाएं भ्रष्टाचार और बेईमानी के वक्त कहां चली जाती हैं? हम आपको फिल्मों में राष्ट्रवाद के उस युग के बारे में बताएंगे जो आज मशहूर अभिनेता मनोज कुमार के निधन के साथ समाप्त हो गया। ये वो युग था जिसमें सिनेमा विचारों का आईना हुआ करता था और मनोज कुमार उसका उजाला थे। मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के उन गिने चुने कलाकारों में से एक रहे जिन्होंने पर्दे पर सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि एक विचार, एक सोच
और एक मिशन को जिंदा रखा, और वो भारत के पहले राष्ट्रवादी अभिनेता थे। और देश के लोग उन्हें मनोज कुमार कम और भारत कुमार के नाम से ज़्यादा जानते थे, क्योंकि अपनी फिल्म में मनोज कुमार हर बार ये संदेश देते थे कि अपने देश से प्यार करना चाहिए, भारत से पर गर्व करना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आजकल राष्ट्रवाद की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मनोज कुमार ने अपने दौर में फिल्मों के जरिए लोगों को देशभक्ति की भावना का बहुत गहराई से शायद पहली बार एहसास कराया, और इसी देश प्रेम की बदौलत उनके चाहने वाले उन्हें भारत कुमार कहने लगे थे।